वहाँ पे 1/4 और वहाँ पे 64। इससे पहले जो आपने बताया 9 वो सही था। अब इसको भी सोच के बताइए। चलिए आगे को बढ़ते हैं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हम लोग रिपीट करते हुए जो है, दोहराते हुए, ये समझ लीजिए एकदम पूरे टारगेट के साथ चल रहे हैं हम लोग। A conducting circular loop is the place in the uniform magnetic field 0.04 Tesla with its plane perpendicular to the magnetic field. The ratio of loop starts string at the 2 mm per second at the induced EMF in the loop when the radius is 2 centimeter and given you option देखिए, यानी यहाँ पे देखिए सब ऑप्शन में दे रखा, पाई दे रखा है, यानी इससे आपको एक तो यहाँ पर ऑलरेडी एकदम स्वतंत्र हो जाना कि चलो भैया रिलैक्स दे दिया, यहाँ पे पाई को यूज नहीं रखना है, ठीक है, नहीं तो वो बच्चों के लिए थोड़ा सा जो है माइंड में हेडक बना रहता है। यानी पाई को नहीं रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई एक ऐसा लूप है जिसका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक वहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी एक समान रूप से वह काम कर रहा है, जिसका लूप पर जो है बी की वैल्यू कितना दे रखा है, देयर इज द गिवन बी इक्वल टू 0.4 टेस्ला कंपनी टेल्सा, ठीक है। इट्स प्लेन द परपेंडिकुलर, अभी परपेंडिकुलर है, रेशियो यहाँ पे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द लूप स्टार्ट द एंगल 2 कितना, यानी इसकी जो वैल्यू दे रखा है, तो जल्दी सोचोगे यार ये जो है पर सेकंड दे रखा है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं -dr/dt इज द वैल्यू, यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में दे रखा है 2 mm दे रखा है, mm को चेंज कर दीजिए 10⁻³ राइट, ठीक है, इसमें आ जाएगा। तो इसकी यूनिट है mm और पर सेकंड हो गया। The induced EMF in the electric in the loop when the radius is 2 centimeter रेडियस है, रेडियस को चेंज कर दीजिए, यहाँ पे भी 2 × 10⁻² -2, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो गया, श्योर, ठीक है। तो यू नो हाई इक्वल टू आप पढ़ते हो कि BA cos θ पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी 0 से लगाए परपेंडिकुलर तक जा रहा है, तो 0 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। परपेंडिकुलर तो एक बात में है, यहाँ पर भी देखेंगे हम लोग, यहाँ पर ऑन द बोथ साइड क्या करते हैं, डिफरेंशियल d∅/dt, देयर इज द b आपका बाहर हो जाएगा, ठीक, b बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर जाएगा इसका cos का साइन हो जाएगा, sin 90 कौन हो जाएगा, फिर इसको हम चेंज करेंगे sin 90 को 1 हो जाता है, यानी ऐसा लिख सकते हैं ना dx cos x का माइनस sin x, तो इसलिए माइनस यहाँ पे यूज कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर जाकर हमारा लिख सकते हैं d इसके रिस्पेक्ट में फाई, यहाँ पे t है और यहाँ पे t हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। इसका थीटा के सापेक्ष में है, थीटा के रिस्पेक्ट में और एरिया के रिस्पेक्ट में। तो आप सिंपल सा सोचिए कि ये एरिया है, एरिया इक्वल टू क्या रख रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो एरिया इक्वल टू सिंपल सा आप लोग जानते हो क्या होता है, पाई r स्क्वायर इन होता है। तो क्या हम सिंपल से हमने पुट कर सकते हैं, पाई को यहाँ पुट करते हैं -b, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, EMF, ठीक है, माइनस में हटा देंगे यहाँ से दोनों तरीके से हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना जाएगा b, और यहाँ पर जाएगा dt, और यहाँ पर जाएगा पाई r स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट हो गया, ले पाई तो आ गया बाहर से, पाई समाप्शन में भी दिख रहा है, और ये जितना पावर उतर के आता है, और फिर उसी से क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे होने का भी है नहीं, और एक बार इससे चैन को लगाते हुए dr लिख दीजिए, अभी इसी को रख दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। b को कितना दिया है, ये देखिए 0.4 mp हो जाएगा, 2 r की वैल्यू कितना दे दिया आपको, 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², रेडियस बाई 2, देखिए। और इसका यहाँ पर फाइंड आउट कर लीजिए, फाइंड आउट करके गिवन किया ही है, देखिए dr/dt की वैल्यू, dr/dt की वैल्यू कितना
2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, राइट। पाई यहाँ पे ऐसे इक्विवेलेंट लिखना है, यहाँ पाई आएगा। देखिए 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8 और 8 4 जा 32, राइट। 32 हो गया, ठीक है। 32 आप सिंपल से दिमाग लगाइए। 32 और डेसिमल कितना डिजिट होना चाहिए? 1 डिजिट। पाई हो गया। अब देखिए कितना मिल रहा आपका, कितना हो गया, ठीक है। या हो गया। अब 10 टू द पावर देखिए 10 टू द पावर यहाँ पे 2 और माइनस इतना 10 टू द पावर कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। ये हो गया। बट आप यहाँ पे ये दिमाग लगाइए, सिंपल सा आप कहीं पे समझ लीजिए, इतना पकड़ा के भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये चीजें इसकी वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं ना, म्यू की वैल्यू क्या लिखते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर कितना माइनस 7 लिखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इतना तो मिलेगा, इतना पे म्यू और यहाँ पे आप लिख चलना, वोल्ट लिख चलना, ठीक है। तो वोल्ट से यहाँ पे आप क्या करिए, इनटू कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू इतने की इक्वल आ जाएगा। तो म्यू वोल्ट इक्वल टू म्यू वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा बोथ साइड, यहाँ लिख दीजिए 10 टू द पावर कितना -5 एंड दैट मींस 3.2 पाई और म्यू। तो ये इतना कौन मानने की जरूरत है, बस 3.2 मिल गया, आ गया सब में। देखिए यूनिट सेम है, ठीक है। बस यहीं तक आ गया, आगे तक सोचने की जरूरत नहीं है, श्योर नहीं होगा, क्योंकि चारों में सब सेम ही यूनिट दे रखा है, बस वही नंबर से मतलब योर ऑप्शन विल बी दिस, कंफर्म, ठीक है। तो ये चीज स्पेशली यह ध्यान देना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन एकदम सिंपल सा इस तरह से 5 पे भी पूछ लेता है, 5 = B होता है, इस केसेस में इसके कितना होगा एरिया, यदि इतना है आपके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इतना तो कितना होगा, फ्लक्स के लिए पूछ लेता है। तो बहुत सिंपल होता है, घबराने की बात नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो और थोड़ा सा जजमेंट कर लो, ऐसे ऐसे होना चाहिए धड़ाधड़। अब बीच में यदि माइंड में ख्याल आ रहा है नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उस पर भी सोच लो और क्वेश्चन लगाइए, देखिए ना कितना अच्छा नंबर आता है। तो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0.04। हाँ, इससे बैक वाले में जो आपका 0.04 था ना, वहाँ से 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा 10 टू द पावर तब 6 आ रहा होगा, तो इससे हो जाएगा। जब 10 से डिवाइड करेंगे 10 टू द पावर 6 ऊपर चला जाएगा, 10 टू द पावर 6 जाएगा। खैर देखा यहाँ पे, यहाँ क्या करा है, ये सर्कुलर डिश ऑफ द रेडियस 0.2 मीटर इज द पैलेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 1/π वेबर पर मीटर स्क्वायर in such way that its axis make an angle, करा कि इसकी जो एंगल है of the 60 degree with the beam, the magnetic flux link with the disk is, यानी इसमें से कौन सा होगा। तो जनरली आप देखिए सर्कुलर डिस्क की बात देखिए, सर्कुलर डिस्क पे जो देख पाएंगे कि इसकी रेडियस कितनी है, r = आपका दिया है 0.2 m, राइट। एंगल यहाँ पे दे दिया थीटा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला होता है E = आप यहाँ पे d∅2dt -7 ले लीजिए, वहाँ पे डिफरेंशियल भी करेंगे तो cos का माइनस साइन में आ जाएगा, उसके थ्रू या डायरेक्ट ऐसे मार दीजिए, फिर 0 की पुट कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। और फिर हमें फाई की वैल्यू भी हम लोग जानते हैं, फाई = क्या था, b a cos θ 0 के ऊपर के डायरेक्ट। इसी देखिए आप कैसे यहाँ सोचना है कि b a cos θ, बट यहाँ थीटा के 0 नहीं लिखेंगे बिकॉज़ ये वैल्यू द थीटा, देखिए cos θ, तो cos θ यहाँ पे थीटा cos 60 को डायरेक्ट लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू है ये कितना हो जाएगा 1/2, राइट। 1/2 होता है, sin 60 में √3/2 यहाँ 1/2 हो गया। b और a, अब देखिए यहाँ पर क्या रेडियस दे रखा है, देयर इज अ रेडियस, ठीक है, रेडियस में ये मीटर दे रखा है, यानी यहाँ पे इसका b लिख दीजिए और यहाँ हो जाएगा फॉर्मूला 2πr² और यहाँ हो गया आपका हाफ,
तो बी की वैल्यू यहाँ पे देखिए फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स में 1/पाई यूनिट लेते हैं 2 पाई और यहाँ पे आर कितना 0.2 दैट मीन्स 1/2 तो पाई से पाई कैंसिल और यहाँ पर आर स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख चलिए कितना हो जाएगा या फिर 2 हो गया इसका 2 टू जा 4 2 × 2 0.4 होगा ध्यान रहे ये सब क्योंकि देखिए 0.2 × 0.2 देखिए 2 टू जा 4 और डेसिमल में क्या डिजिट 2 डिजिट होना चाहिए ना देखिए इस वजह से ये सब बेसिकली आप लोगों को ध्यान देना चाहिए यहाँ पर गया 2 33 कैंसिल तो कितना आ गया 0.04 ठीक है तो 0.04 2 पाई अच्छा 2 ये सर्कुलर डिश है ना तो सर्कुलर डिश में ये 2 नहीं रहेगा 2 हटा दीजिए ठीक है यहाँ पे इतना 5 दैट मींस कितना आ जाएगा 0.0 क्लियर इतना वेव ठीक है सर्कुलर डिश में आपका 2 नहीं रहेगा ओनली एरिया के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे एरिया के लिए आप सिर्फ लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर क्लियर वो जब डिफरेंशियल करते हैं तब तो उठ के आ जाता है ये हो गया एक टाइप इसी में यदि क्वेश्चन इस टाइप बना ले कि जो आप बी फाई इक्वल टू देख रहे हैं हमने बी राइट कॉस्ट का देख लिए यहीं पे यदि नंबर दे दिया तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ में यहाँ पे एन बी ए कॉस्ट का एन बी ए तब यहाँ हमारा जो फॉर्मूला होता था माइनस डी फाई बाई द डी टी तब फाई यहाँ को पुट कर दीजिएगा माइनस डी फाई बाई डी टी एन बी ए कॉस ठीक है चाहे एरिया के रिस्पेक्ट में चाहे थीटा के रिस्पेक्ट जिसमें देगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पे हम ले लेंगे ठीक है तो यहाँ से भी आपके नेट के क्वेश्चन बनते जाते हैं चलिए अब इसी पे बता देते हैं क्वेश्चन ये समझ में आ गया आपको ठीक है आप यहाँ पे ट्राई करिएगा घर पर आप लोग कि 0 पॉइंट यहाँ पे 6.0 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर है दैट इज 10 सेंटीमीटर ठीक है और एंगल यहाँ पे 15 डिग्री यहाँ से 15 डिग्री दे रहा हूँ 60 है 15 डिग्री दे रहा कितना आएगा ठीक है इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग नोट कर फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी चलिए आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन है आपका बड़ी टॉप लेवल पे इन द रीजन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन B = 10⁻² tells a circular coil of radius 30 cm and resistance pi² ohm ध्यान दीजिएगा pi² ohm है दैट मींस यहाँ पे ऐसा कुछ ना कुछ होगा pi² दे यानी पाई से पाई स्क्वायर के साथ कटने वाला है तभी इस तरह से दे रखा ohm इज रोटेटेड अबाउट एक्सिस पे रोटेट कर रहा है which is perpendicular to direction of V and which form of the diameter of the coil if the coil rotate at the 2 rpm that means 2 rpm that means यहाँ से इसको जो है 2 rpm 200 rpm by 60 होना चाहिए rpm दे रखा है that means dividing by the 60 the amplitude की बात कर रहा है alternating current induced in the coils में उसमें कुल कितना जो एम्पलीट्यूड वाला जो करंट है वो कितना करंट है एग्जिस्ट करेगा कितना करंट है निकलेगा ये चीज बताया जाए तो एक रीजन है उस रीजन पे जो है b की वैल्यू 10⁻⁻² टेल्सा और सर्कुलर रेडियस उसका जो सर्कुलर रेडियस है 30 सेंटीमीटर है रेजिस्टेंस उतना है इस तरह से फाइंड आउट करना है तो सिंपल से आप दिमाग लगाओ तो इस प्रति आ रही है E = sin ω t राइट आप यहाँ पे E = sin ω t तो आप देख ओमेगा की वैल्यू यहाँ हम देख पाते हैं हम लोग लिखते हैं ना 2 पाई ठीक है r और लेकिन यहाँ पे 2 पाई r है तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या दे रखा है सीधे 200 यहाँ पे कितना डायरेक्ट है rpm by 60 कर दें तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक है दैट मींस आपका 60 पाई by 3 कितना 26 सॉरी यहाँ पे 10 के लिए 20 by इतना हो गया ओमेगा की वैल्यू हो जाएगा ठीक है आप यहाँ देखिए तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं और यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि डायमीटर ऑफ द कॉइल रोटेट 100 इतना का एम्पलीट्यूड कितना
तो यानी सिंपल सा ऐसा कर सकते हैं, जो टी वाला होगा यानी साइन ओमेगा टी की जो वैल्यूएशन होगा ना वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम मीन्स यहाँ पर दोनों की वैल्यू मिलाकर आप यहाँ पर दे रखा है साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम मीन्स आपका जो है सीधे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये पढ़ते हैं आई अल्टरनेटिव करंट की बात कर रहा है, आई नॉट आर इक्वल टू आपका ई नॉट होता है। ठीक है, हमें इसको फाइंड आउट करना है, तो करंट फाइंड आउट करना ना, अल्टरनेटिव करंट देखिए तो आई नॉट इक्वल टू द ई अपॉन आर, ये हो गया, ये मेन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ई नॉट की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा क्या यहाँ पे कितना होगा, लेकिन इससे बिफोर इसके इक्वल टू क्या होता है, एन बी ए होता है ना, याद आ रहा इसका ई नॉट इक्वल टू एन बी ए होता है। तो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा एन बी ए। ठीक है, और यहाँ लिख दीजिएगा ओमेगा बाई आर, एन बी ए ओमेगा बाई आर, यहीं पे लिख देना क्या करना उससे। तो एन बी ए, अब देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, एन बी ए, दैट मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर बी की वैल्यू दे दिया। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस आर दे दिया, ए बी से है। ठीक है, एरिया यहाँ पर दे रखा, रोटेट करते एक्सिस आप इतना परपेंडिकुलर, ठीक, एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पुट करते हैं 1 हो गया, बी इक्वल टू 10 की पावर आपका -2 हो गया। एरिया यहाँ पे दे रखा है, रीजन ऑफ दैट इतना आप, हाँ, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग रेजिस्टेंस वाले पे यहाँ पे एरिया, यानी क्या लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे देख पाएंगे अभी टोटल बाई 2 टोटल 2 ले चल रहा है, फिर 2 पाई आर स्क्वायर, और फिर क्या दे रखा है, हो गया ओमेगा की वैल्यू कितना यहाँ हो गया आपका 20/3। ठीक है, आज के आगे भी जो है पाई है, धन है, पाई है। ठीक है, अब बाई आर वाले की वैल्यू कितना आपका पाई स्क्वायर है, कितना है पाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ का पाई और यहाँ का पाई, पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई के इनटू कर पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 20। 2 इसमें नहीं है, 2 हटा दीजिए, 2 हटा दीजिए। चलिए, तो कितना बचेगा 20/3 आर स्क्वायर, ये ना बचता है, और 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 20/3 इंटू 10 टू द पावर -2 और आर स्क्वायर, इसको कट कर दीजिए, कितना आ गया 6.3618 हाँ 6.66। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है 10 टू द पावर, ये इसमें 6 मिल गया, मिल जाए आगे जो साल कर ना तो यूनिट को सेट कर ना। ठीक है भाई, आप कंपटीशन में तो आंसर आकर यूनिट को बाहर में जाए, तो आप इतना जो है ले चल लेंगे। ठीक, आर स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो है जनरली आप लोग को क्या लगाना था, ये इतना होता है तो होता है। अब इसको यदि यहाँ पर इसको वेरीफाई करते तो आप ऐसे यहाँ लिखना पड़ता डी डी टी, यहाँ पे एन डी ए साइन ओमेगा। ठीक है, तब देखिए एन बी ए कॉन्स्टेंट हो जाता, एन बी ए कॉन्स्टेंट हो जाता, फिर हो जाता डी डी टी साइन ओमेगा। ठीक, तो साइन का क्या होता है हमारा कास्ट हो जाता है, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, इसमें भी बताया गया था आप लोग को डिफरेंशियल की टाइमिंग में एन बी ए साइन का कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे फिर ओमेगा बाहर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए डायरेक्टली हम यूज़ कर लेते हैं, जब चेंज करते तो 1 आता, वही चीज़ 1 यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो इतना हो गया, तो वहाँ से कट करेंगे उतना आ जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे चाहें तो इसको भी चेंज कर दीजिएगा, देखिए रेडियस वगैरह रख दीजिएगा, तो आ जाएगा वहाँ से रखने के लिए। भाई आर है ना, हाँ, तो इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -2 हो गया। हाँ, तो यहाँ से 0 यहाँ पे कट जाएगा, देखिए +1 हो गया, तो 3/10, तो 3 से कट जाता है, 10 टू द पावर वहाँ पे स्क्वायर करते, ये कैंसिल हो सीधे आपका 6 आ जाएगा, करेक्ट 6 आ जाएगा, 6.6 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर नहीं था, देखिए ये चीज़ें है ना यहाँ पे, यहाँ पे 20/3 10 टू द पावर -2 याद था,
3 यहाँ पे आर स्क्वायर ना 3 दे रखा है, ठीक है। तो आप कट करते तो 3 × 10⁻⁻1 पर सॉल्व करते हैं, 10⁻, यहाँ पर हो जाता है आपका सेंटीमीटर में चेंज कर दिए, तो यहाँ पे 10⁻⁻2 10⁻⁻2 यहाँ से स्क्वायर करते कर जाता, फिर इसमें का व्यवस्था ठीक है, नीचे जाता। तो आई होप आपको समझ में वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कराते रहें। कोई भी डाउट है तो हम दड़ा पूछते रहें, हर समस्याओं का समाधान आपको यहाँ पे मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से। सो बेटर पढ़ते रहें, क्वेश्चन करते रहें, जो भी डाउट हैं पूछते रहें। जय हिंद, जय भारत। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे आ गए हम लोग कि सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन में क्या देखते हैं। इसमें जनरली आपको क्या देखा जाता है कि अधिकतर क्वेश्चन जो आपके नीट के लिए जो है बहुत टारगेट बेस पे ये चूज किए जाते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कोई फाई ए के साथ ले लेते हैं, कभी जो है एम आई के साथ ले लेते हैं, फिर कभी दोनों का इक्वल कर देता है, कभी वैल्यू पुटअप कर देता है। तरह तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और बहुत सिंपल तरीके से, बशर्ते आपको मैथमेटिक कॉन्सेप्ट को बहुत बेसिकली तरीके से नहीं पकड़े तो आप यू कैन सिंपल हैंडल। तो सिंपल सा देखते हैं हम लोग टॉपिक पे क्या कर रहा है। टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r1 and r2 आर द प्लेस्ड इन द प्लेन विद द देयर सेंटर सेंटर कौन इस फिर यहाँ बोल रहा है कि ये सपोज करिए यदि r1 लेस देन r1 इज ग्रेटर देन टू r2 देन म्यूचुअल इंडक्शन m between them will be the directly proportional to, इसमें से कौन सा 4 ऑप्शन होगा, ठीक है। तो पहले तो आप दे रखा है कि दो लूप ऐसे तरह है जिसका रेडियस r1 और r2 दे रखा, सिंपल सा। चलिए इसमें हमारा आप द पहले से द प्लेन ऑफ दियर सेंटर, इसके सेंटर से है कौन साइड पे, तो सिंपल सा सोचते हैं यार कि रेडियस दे रखा है, तो सिंपल सा हम रेडियस के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो b को फॉर्मूला जानते हैं ना भाई, म्यू आई या भी ले सकते हैं अपन 2r, ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला तो हमारा ठीक है, 2 तो दिया तो i1 r1 लिख सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपना डिपेंड होता है। बट यहाँ पे कह रहा कि जब प्लेन के साथ लिया जाए तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या में बिटवीन देम द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात जब कर रहा होता है तो फाई को हम लोग ये भी जानते हैं यम आई, और एक फाई को ये भी जानते हैं लोग दी, राइट। डी को क्या यहाँ पर पुट कर सकते हैं, डी को यहाँ पुट कर दीजिए तो सिंपल सा देख पाएंगे फाई इक्वल टू द म्यू आई एन लिख सकते हैं, कोई डायरेक्ट लिख सकते हैं, फिर कि यहाँ पे 2r श्योर, आप इसको ले जाकर पुट कर देते हैं, ठीक है, पुट कर दें और यहाँ पे ए भी रहेगा, यहाँ पर जाकर एम आई इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 2r, तो आई से आई कैंसिल, यानी एम इक्वल टू जो है यहाँ देख पाएंगे जो म्यूचुअल के लिए है एम इक्वल टू म्यू नॉट ए अपॉन द 2r हो गया, ठीक है। तो जनरली आप यहाँ पे देखें एम इक्वल टू पाई, यहाँ पे एरिया की वैल्यू लगा दीजिए म्यू नॉट, हाँ यहाँ पे एरिया लिख सकते हैं ना भाई कि भाई पाई आर स्क्वायर सब हो जाएगा, हाँ ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो गया, आप पाई यहाँ लिख सकते हैं 2r, राइट, ठीक है। ये चीज़ है, ये पहले के लिए, लेकिन 2 पॉइंट दिया तो एमोनियम 2 लिखते हैं, एमोनियम 2 लेगा, श्योर एमोनियम 2 लेते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं। देखिए अब इसी तरह ये किस तरह से क्वेश्चन बनेगा आपका म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाई द 2r, और यहाँ पर लिखते हैं म्यू एम1 इक्वल टू द म्यू नॉट पाई r1 का स्क्वायर 2r कैपिटल R1 हो गया, इस तरह सिंपल हो गया, फिर आपका m2 हो गया म्यू नॉट पाई r2 का स्क्वायर बाई 2r2 हो गया, हाँ। कंडीशन भी करा क्या करा कि r1 ग्रेटर देन द म्यूचुअल इंडक्शन m, यानी ये जो एक दोनों दूसरे के क्या है इक्वल है, तो जल्दी आप यहाँ पे सोच पाएंगे यानी ये जो है इक्वल से बड़ा है, सॉरी इक्वल से बड़ा, तो सिंपल सा आप क्या करें यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है, तो यदि हम रेशियो ले लेते हैं, ऑप्शन को भी देख के सब रेशियो देख रहे हैं, कुछ ऑप्शन को भी देखते हुए हमें जो है सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए यदि हम दोनों का डिवाइड कर देते हैं, यहीं पे डिवाइड मारते हैं ना, ये हो गया, फिर ये हो जाएगा 2 से 2 म्यू से म्यू पाई से पाई, राइट, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या बचेगा आपका,
जैसे बचेगा R1 बाई इस तरह से स्मॉल r1 है, इसके बाद R2 का स्क्वायर बाई R2 कैपिटल में, ठीक है। तो जनरली क्या करेंगे यहाँ पे R1 बाई इतना इंटू R2 बाई दैट R2 का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब देखिए तो जनरली आप यहाँ पे ये समझिए कि क्या करा कि ये जो R1 इज ग्रेटर देन, R1 इज ग्रेटर देन, तो R1 इज ग्रेटर देन तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ये और ये इसके साथ, तो दैट मीन्स R1 अपान R2 का होल स्क्वायर और R2 और अपान कैपिटल R1, ठीक। बट कंडीशन क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है कि देयर इज द R1 इज ग्रेटर देन R2, ये है ना। तो यहाँ पे इस केसेस में हमें सिंपल सा लिख लेते हैं कि भैया R1 और R2 का जो रेशियो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्यों ना हम R के R से यानी R2 से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हम प्रूव कर देंगे, कितना हो जाएगा, इसके लिए देखिए R है और यहाँ पर जो है R स्क्वायर के साथ देख रहे हैं, तो R2 का स्क्वायर बाई R1। बस इसी फॉर्मूला में आपको रख के डायरेक्ट इतना था रेशियो पे आते हैं। ये चीज मालूम होना चाहिए था, ये इक्वल टू जो क्वेश्चन का इसका सेंस ये आएगा, ये इक्वल टू म्यू नॉट का पाई आर स्क्वायर बाई R2 R। अब जब दो को दिया तो सिंपल से लिखना R1 R2 फिर R2 R2 फिर दोनों का रेशियो लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज आपका आंसर हो जाएगा। करना आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्या करा इसमें ध्यान से क्वेश्चन को देखा जाए तो सिंपल सा बोल रहा है 2 कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 2 mH एंड 8 mH आर द पैलेस सो क्लोज टुगेदर दैट द टुगेदर एक साथ है इफेक्टिव फ्लक्स वन ऑफ कॉइल इज कंप्लीटली लिंक्ड विद द अदर द म्यूचुअल इनेक्ट बिटवीन द दिस कॉइल इज, इनके बीच का जो क्या होगा, तो सिंपल सा देखिए जब Q कॉइल की बातें कर रहा है इतना दे रखा है, तो सेल्फ इंडेक्स की बातें यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे म्यूचुअल इंडेक्स की बातें कर रहा है। तो यहाँ पे म्यूचुअल में हम लोग क्या देखते हैं कि जितना यहाँ पे रहता है सेल्फ इंडेक्स में, तो ये सिंपल से क्या करते हैं रूट में L1 और L2 का प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो देयर इज द L1 और देयर इज द L2, ठीक है। तो अब सिंपल सा देखिए यहाँ पे पहले पे 2 है और यहाँ पे 8 है, फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। 2 ये तो ये 2 × 2 × 2 8 ना, तो मुझे पे कितना आ जाएगा 2 × 2 दैट मींस वी गेट द 4, ठीक है। 4 mH हो जाएगा आंसर। लेकिन आप ये कैसे आता है ये चीज आपको देखना है। तो सबसे पहले क्या सेल्फ इंडेक्स की बातें कर रहा था, तो यहाँ पे म्यूचुअल के लिए हम लिख चलते हैं। म्यूचुअल में होता है कि 1 ऑफ 2 लिख चलते हैं, 1 ऑफ 2। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि क्या है, ये 2 है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं और जो n होता है n2 B2 ऑफ ए करंट I1 लिख लेते हैं। इसी तरह 2 1 को लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखते हैं n1 B1 और यहाँ पे I2 लिख लेते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे क्या होता है कि भाई जैसे यहाँ पे M से 1 2 है, फिर M2 1 है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, तो M12 एंड M21 जैसे यहाँ पे म्यूचुअल के लिए इक्वल होंगे वैसे यहाँ पे हमारा B भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। B1 और B2 इक्वल होना चाहिए। तो जब B1 B2 इक्वल होगा यहाँ पे पुट करते हैं, तो पुट करने से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कि भैया ठीक है L1 आपका ये हो गया और दूसरा आपका L2। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया डायरेक्ट यहाँ पे, चलिए यहाँ पे म्यूचुअल की बातें करते हैं, म्यूचुअल बाय द L, ठीक है। आप स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर नहीं, सॉरी इस पे नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैन क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो कितना आ जाएगा L1 ऑफ L2 इन द m स्क्वायर तो वही चीज आएगी। तो इतना हमें करने की आवश्यकता नहीं है, हम फार्मूला जानते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बनकर निकालना, ठीक है। तो म्यूचुअल कंडक्शन में आपको देखना है और सेल्फ इंडक्शन में देखना है कि क्या यहाँ पे चीजें दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन के बेस पे हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। आप सोचिए कभी कभी जो है इस तरह से दे देता है
म्यूचुअल इंडक्शन का वैल्यू देगा कि क्या है भाई, म्यूचुअल इंडक्शन में सपोज कर लीजिए कि 100 है, राइट। L1 की वैल्यू दे दिया 5, ठीक है। आप पूछिए L2 का क्या होगा, तो ये सिंपल सा वही फॉर्मूला पुटअप कर दीजिए। 100 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 आप L2 स्क्वायरिंग वो सेट कर दीजिए, क्योंकि ये रूट है ना, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऐसे हो जाएगा तो यहाँ पे 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, हाँ आया हो जाएगा 5L2, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको लिखना 10 × 10 टू द पावर 3, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए तभी ना फॉर्मूला हमारा 100 × 100 है तो 5 + 10 2 × 10 टू द पावर 3L2, ठीक है, mH इतना इस तरह बन जाता है कोई काम, ठीक है। तो आसान होता है एकदम, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, रटते जाइए एकदम ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से आएगा। पहले आप एकदम संघर्ष करना सीखिए, एकदम मुझे बहुत ज़्यादा 3 घंटा एकदम हिलना ही नहीं है, पेन चलना चाहिए, माइंड वेट इधर नहीं। तो नोटिफिकेशन आ गया व्हाट्सएप पे, फलाना इज द सेइंग द समथिंग या फलाना इज द सेइंग द समथिंग, इन सब चीज़ों से क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए, तभी आपके लिए बेटर होगा। तुम्हारा आँख कितना लाल है जी, चलिए आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो है ग्राफ से रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते रहते हैं नीट के पेपरों में। तो ध्यान देना सबसे पहले ये बात है ना कि एक ग्राफ को पहले एनालिसिस करना चाहिए, क्या आकर है एनालिसिस। द करंट I is the induction is the varying with the timing according to the plot shown in the figure. So in the figure, फिर करा which of the following the current variation of the voltage with the timing in the coil, मीन्स इसकी जो है जो करंट का वेरिएशन टाइमिंग के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है तो वो क्या होगा। जैसे ये सपोज करते हैं हम लोग, पहले देखिए यहाँ पे I इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइमिंग यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी समझ लीजिए यहाँ पे टाइमिंग क्या रहा होगा, T1 = 0 रहा होगा, और यहाँ पे दूसरा आ गया तो T2 = यहाँ पे T½ रहा होगा क्या है, और यहाँ पर है आपका T3 = आपका कैपिटल T, यानी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो है कितना रहा ओवरऑल, यहाँ पे 0 रहा और यहाँ तक बढ़ गया तो हाफ हो गया, फिर यहाँ तक बढ़ गया तो हाफ हो गया, तो हाफ मिनट वही हो गया, ठीक है। तभी नहीं यहाँ पे T आया है, T½ एंड हाफ, तो 2T/T, तो ये इतना आ गया हमारा T हो गया। तो सेंस ये समझ में आना चाहिए कि जो यहाँ पे करंट और इसका जो टाइमिंग का रिस्पेक्टिबल दे रहा है, और पूछ क्या रहा है कि द करेक्ट वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज विद द टाइमिंग का और वोल्टेज के साथ, यानी वोल्टेज अपॉन L = di/dt, हम लोग ये पढ़े, ठीक है। यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोल सकते हैं V = L di/dt। तो इंडक्शन में आप देखिए यहाँ पे करंट की बातें जब हम करेंगे तो यहाँ पे जो टाइमिंग का रिस्पेक्ट है ना, टाइमिंग को, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए L और यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए d/dt, I वाला पार्ट है इसको हम तोड़ दें, तो देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा T का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 of the I0 लिख लीजिए, ठीक है, 2I0 of T, ठीक है, T स्मॉल फॉर्म में, तो ऐसे ले चलिए। तो यहाँ देखिए ये जो है 2 तो मान लीजिए आपका ये बाहर हो जाएगा, अब देखिए T के रिस्पेक्ट में यहाँ पे T of the, इसको हम रखेंगे जैसे यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 2Li, यानी इसको क्या दिखा जाएगा कांस्टेंट, ये है यहाँ पे कांस्टेंट की बातें कर रहा है। तो इसी तरह दूसरे वाले पार्ट पे अब यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाए तो हम देखेंगे फिर इसी तरह यहाँ पर di/dt, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा माइनस, क्योंकि आगे बढ़ जा रहा है ना, ठीक है। तो इस केस में हम क्या जाएगा लिख देंगे -L d/dt 2I0 of the T विथ नेगेटिव वाला यहाँ पर मिल गया। तो ये भी हमारा एक तरह से क्या होगा कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट। तो यानी यहाँ पर देखिए C1 कांस्टेंट और यहाँ पे C2 कांस्टेंट। तो फिगर को आपको एनालिसिस करना है कि जितना आपका पहले कंडीशन में वोल्टेज के लिए था, आप यहाँ पर देख पा रहे थे, तो भी कांस्टेंट और वेरिएबल, तो इन चारों में कांस्टेंट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए टाइमिंग को जो है पहले क्या यहाँ फॉरवर्ड से
यहाँ पे बस एकदम डाउनवर्ड में कर दे रहा है, यहाँ पे भी एक ऐसे कर दे रहा है अल्टरनेटिव फॉर्म में, और ये जो है एकदम पहले एकदम टॉप ले गया फिर डाउन करता जा रहा है। तो ये तीनों नहीं हो रहा है, तो यानी इसका मतलब क्या होता है, ये सीधे यहाँ तक बढ़ा है फिर उतने ही लेवल से नीचे आया फिर आगे बढ़ गया, यानी देयर इज ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये चीज़ इसमें जो है वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद द टाइम कॉइल का जो लेके आएगा ये हमारा होगा। तो स्पेशली जो ग्राफ को आपको एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करना है, जिससे आपका क्वेश्चन जो है छूटे ना, आप करके बढ़िया सा आइए, ताकि आप लोग का भी है कि क्वेश्चन किए कितना अच्छा लगेगा आप लोग जब पेपर में बैठेंगे। चलिए, ये बड़ा सटीक क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, क्या कह रहा है कि एन इंडक्टर में बी द स्टोरेज एनर्जी इन दिस, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द कॉइल्स, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड, अदरवाइज बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें से कौन होगा। तो यहाँ सिंपल सा देखें, जब स्टोरेज एनर्जी की बात कर रहा है तो सिंपल सा आप लोग ये पढ़ते हैं, आप पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग कि क्या होगा। यहाँ पर सिंपल सा हम लोग देखते हैं वर्क डन की बात है, यहाँ पे वर्क ये स्टोरेज एनर्जी का सेंस क्या हुआ भाई, U इक्वल टू होना चाहिए हमारा W होना चाहिए। हाँ ठीक है, U इक्वल टू W, और इसकी जो है यहाँ पे देखते हैं तो ये होता है कि ऑल ऑफ इंटीग्रल, यहाँ पे कुछ इसका लोअर लिमिट होगा अपर लिमिट होगा, और यहाँ पर क्या बन के आएगा, ये चीज़ इसमें देखा जाता है। ठीक है, तो यही एक देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पर हम बात करते हैं फ्लक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द आई हो गया। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं फाई, और यहाँ पे ये लगा देते हैं, एल आई हो जाएगा। क्लियर, एल आई हो गया। अब यहाँ पे सिंपल से ये देखना है कि भैया यहाँ पे फाई इक्वल टू ये एल आई हो गया, तो ई इक्वल टू हम लोग जानते हैं ना, फाई इतना बाई dt होता है, इसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, वैल्यू पुट करते हैं तो क्या निकल के आएगा, e इक्वल टू द डी dt, और यहाँ पर जाएगा एल ऑफ आई, एल कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, e इक्वल टू एल डी आई अंदर dt। हमें क्या चाहिए, वर्क चाहिए या यू चाहिए। तो सोचिए यदि इसमें टेक्निकली हम लोग क्या करते हैं, e दिया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हमें चाहिए वर्क में चाहिए, तो तुरंत आप आइडिया लगाओ कि ऐसे केसेस में यदि हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, e dt इक्वल टू आपका एल डी आई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हमें करंट चाहिए था, करंट चाहिए तो ये डबल कन्वर्ट कर लेंगे, ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई आई, ऐसे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, देखिए एल डी आई ऐसे हुआ ना, अब इंटीग्रल है दोनों साइड में। ठीक है, अब ये किस फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे डी डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, और इसका हाइट तो ये बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, लोअर लिमिट में यहाँ क्या 0 से लगा है, अपर तक पहुँच जाएंगे, अपर लिमिट में क्या भी है आई है, क्या सपोज करते हैं आई है तो आई नॉट में ले लेते हैं। ठीक है, आई नॉट में ले लीजिए, यहाँ पे 0 और आई नॉट हो गया। अब सिंपल सा सोचिए, यानी यहाँ पे हम लिख सकते थे एल आई डी आई, ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, अब उसी को निकाल रहे, चाहे यहाँ से निकाल वही चीज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका दिखाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अदरवाइज कॉइल्स के लिए है या मैग्नेटिक के लिए है, या दोनों के लिए, मैग्नेटिक और कॉइल दोनों के लिए है, सिंपल सा। तो देखिए अब इसी का हम क्या करते हैं, वही चीज लिख पा गए, अदरवाइज यहीं से चाहते ना, यहाँ पे हमने इसके क्रॉस मल्टीप्लाई किया है डी आई का, मतलब डी टी का मल्टीप्लाई किया, अब नहीं मल्टीप्लाई करते तो जो लिख रहे हैं बोथ साइड मल्टीप्लाई आई, तो आप लिखते तब मल्टीप्लाई आई इंटू डी टी, आई इंटू डी टी, आई इंटू डी टी, तो डी टी से डी टी क्या हो जाता, कट जाता था, वही बचता ना, तो वही चीज बचता। ठीक है, तो अब इतना हो गया हमारा। तो देखिए इसका हम निकालते हैं यल, यहाँ पे ये फॉर्मूला पड़े हैं, एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 होता है, अपर लिमिट में लोअर लिमिट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आई स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर 0 नॉट से आई नॉट तक। हाँ, अपर लिमिट थे यहाँ पे आई नॉट या आई वन आई टू, जो भी आप चाहते हैं आई वन आई टू भी लिख सकते थे,
I1, देयर इज द I2। ठीक, अब इसको अप्लाई करते हैं, फिर इसको अप्लाई करते हैं, तो L I नॉट ऑफ स्क्वायर बाई 2 एंड 0 ऑफ स्क्वायर बाई 2, डेट मीन्स कुछ नहीं तो ना 1/2 L और ये हो जाएगा I नॉट का स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा, स्टोरेज एनर्जी होगा, U इक्वल टू W इक्वल टू, तो किसके लिए होगा ये हाफ L I नॉट स्क्वायर। तो L आपको यहाँ पे क्या दिखता है, इंडक्शन दिखाता है ना, तो यहाँ पे क्या मैग्नेटिक के लिए ही सिर्फ होगा। क्लियर, बस ये हमारा जो है तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे, कराते रहे, कोई भी डाउट है तो पूछते रहे, और एकदम रातों में एकदम पढ़ा कीजिए, ठीक है। लोग जो भी समझें, आपका पढ़ाई में एकदम मन लगना चाहिए, तभी आपका लाइफ बेटर होगा, अब बेटर होगा तो हर मंजिलें आसान होगा। चलिए, वेलकम बैक, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए आप जो है हम लोग बढ़ते हैं न्यू चैप्टर पे, रिपीट करते हुए यही सपोज कर लीजिए आपका दे रखा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप पढ़ चुके हैं कि ये मान के चला जाए भाई बेसिकली आपका अच्छे तरीके से रिपीट है, तो डाउट आप लोग का कंफर्म करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो असलेशन में फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका जनरली जो उठाए जाते हैं वो ये देखा जाता है कि यहाँ पर जो पीरियडिक फंक्शन होते हैं वो पीरियडिक फंक्शन को कैसे आप कैटेगराइज करके जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सेकेंड आपका ये होता है कि यदि आप सपोज कर लेती है उसका मोशन कितना होगा, और उस मोशन के साथ यदि फेज डिफरेंस की बातें की जाती हैं तो कितना होगा इन द किस केस में, सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में। तो अब हम देखें सिंपल हार्मोनिक यहाँ पर से उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया हुआ है। आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंटेशन द पीरियडिक मोशन। सिंपल सा यहाँ पे करा, ऑप्शन भी देख लीजिए कितना सेटिंग दे रखा है कि रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे बातें की जा रही है, आइडेंटिफिकेशन की बातें की जा रही है कि पीरियडिक मोशन क्या है। यदि यहाँ से ऑसिलेशन की बातें की जा रही थी, इधर भी लेते हैं इधर भी लेते हैं, ठीक है। तो पीरियडिक मोशन में हम लोग ये देखते हैं ना कि यदि ऐसे चल रहा है तो हम देखते हैं पाई बाई ओमेगा, राइट, ये होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो जनरली जब 2 पाई बाई ओमेगा होता है तो जो इसके दो एंगल होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट के पार्ट में देख पाएंगे, एक साइन थीटा होता है, एक क्या होता है आपका cos थीटा 1, चाहे थीटा 1 चाहे थीटा 2 आपके ऊपर। तो इन दोनों पे यदि हम सम अप कर लें, सम अप करना क्या देखने मिलेगा ये, ठीक है भाई 2 एंगल है यहाँ पे, तो साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2, चाहे वो नहीं लेते हैं क्योंकि थीटा 2 इक्वल टू इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो पीरियडिक मोशन दोनों को एक साइन कास के फॉर्म में देखते हैं कंपोनेंट के लिए, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में। तो सिमिलरली यहाँ साइन थीटा 1 यानी यही आपका जो है थीटा 1 के इक्वल है, तो क्या देखेंगे आप 2 पाई बाई ओमेगा एंड साइन 2 पाई बाई ओमेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर देखें इसके साथ ये भी मान के चलिए कि क्या नाम है, यहाँ पर दे रखा ना कि भाई ओमेगा टी और ओमेगा टी। तो ये तो आपको बताएगा पीरियडिक फंक्शन जो इसके होंगे, पीरियडिक फंक्शन में ये चीजें देखने मिलता है, जो मोशन की बातें जब कर ली जाती हैं इसको हम यह ना शो करके यदि हम ऐसे भी शो कर देते हैं क्या, साइन ओमेगा टी एंड कास ओमेगा, तो ही चीज आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपका जो मोशन के लिए बता दिया गया, ठीक है। तो जनरली आप यहाँ पे ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे भाई, ठीक है, क्या भाई यहाँ पे क्या यदि हम लाइफ में कर देते हैं तो क्या देखने मिलता है भाई, चलो ठीक है 2 पाई इक्वल टू द वहाँ पे एंगल जितना रहा है उसका इनटू करते रहे। तो सिंपल सा आप यहाँ पे ये देखते हैं 2 पाई बाई ओमेगा एक पीरियडिक फंक्शन से, और जैसे पीरियडिक फंक्शन ले चलेंगे तो यहाँ पे सम ऑफ यानी साइन कंपोनेंट एंड कॉस कंपोनेंट को दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या कहा जाता है आपका मोशन के लिए कहा है, पीरियडिक मोशन की बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहीं से क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि कभी कभी फेज डिफरेंस की बातें करता है, तो फेज डिफरेंस में इसे यदि उठा लेते हैं क्वेश्चन, तो फेज डिफरेंस में पहला आप सपोज कर लीजिए
किसके लिए, चाहे वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, अदरवाइज स्पीड ही इसका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन है, ठीक है। उन सब में आप ये सपोज कीजिए कि इसका इक्वेशन क्या होगा, तो y इक्वल टू हमें आप लेते हैं a ओमेगा साइन ओमेगा t, पहला केसेस हो गया। अब यहाँ पर यदि इसी में हम एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन के a इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए जब ये एक्सेलरेशन की बातें की जा रही हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन की बात यहाँ पे करेगा तो सिंपल से हम लोग ये कह सकते हैं ना कि यहाँ पर आगे वाला जो एंगल हमारा होगा वो किस फॉर्म में हो सकता है, ओमेगा फॉर्म में हो या टी के रीजन में होते हैं। यहाँ पर इसी को हम आगे बढ़ जाए, यहाँ पर लिख सकते हैं a1 इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग पाई प्लस टी, ठीक है। तो अब हम टी के लिए 1 रख देंगे। अब यहाँ पे सिंपल से ये कहा जाए कि यदि क्या क्वेश्चन उठ रहा था, क्वेश्चन नीट में इस तरह से उठाए जाते हैं कभी कभी जो है इसका कि फेज डिफरेंस कितना होगा इन दोनों का। तो फेज डिफरेंस में सिर्फ हम एंगल को लेकर चलते हैं, जैसे ये पढ़ते हैं ना भाई थीटा 1 माइनस थीटा इज द फेज, हाँ फेज हो गया। तो जनरली हम क्या देखेंगे, अब ये देखेंगे कि इस केसेस में यदि हम बात करते हैं चाहे थीटा 1 माइनस थीटा 2, अदरवाइज थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज द, यहाँ पे डी थीटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दिखाने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, ओमेगा टी प्लस पाई और माइनस ओमेगा टी, ये और ये इसका ये, ठीक है। इसमें पाई ऐड हो गया है, आगे बढ़ जाएंगे तो देखिए ओमेगा टी कैंसिल दिया देन इज पाई, तो फेज डिफरेंस कितने की होगी 5 की होगी एट नॉर्मल पॉइंट पे। जब इसकी स्पीड या वेलोसिटी की बात कर लेते हैं विद एक्सेलरेशन के साथ, तो फेज डिफरेंस इतना ये निकल जाता है। यहाँ से क्वेश्चन और भी चाहेंगे तो ऐड कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन द फंक्शन विच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीरियोडिक मोशन when the level of पीरियोडिक फंक्शन टू द फेज डिफरेंस। जो पीरियोडिक फंक्शन है, इस पीरियोडिक फंक्शन के जो फेज डिफरेंस कितने होंगे, एंगल का वो लिया आएगा, क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा था, उसका तो ओनली पाई आ जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है, फेज डिफरेंस की बात करते हैं इसको, फेज डिफरेंस। तो इसको नोट करें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स एक्टिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय y इक्वल टू a नॉट a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, द एम्पलीट्यूड ऑफ द इट्स ऑसिलेशन इज गिवन। तो यहाँ पे इसमें आपको सिंपल सा आपको आइडिया ये लगाना है कि यदि हम सपोज करते हैं इस टाइप के कुछ हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में जैसा कि विवेक में आपने पढ़ा कि वहाँ पे हम सिंपल बात कर रहे थे कि चाहे स्पीड को ले लेते थे चाहे वेलोसिटी को ले लेते थे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाता था, y इक्वल टू कुछ भी सपोज कर लेते, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस आपका b cos ओमेगा टी, ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पे कांस्टेंट वाली बातें की जा रही थी, ठीक है। यहाँ पे भी कांस्टेंट फॉर्म में a और यहाँ पे b ऐसे समथिंग ले लिया गया है, a और b, और यहाँ पे आपके a नाम है। तो जनरली आपको यहाँ ये थिंकिंग करना है एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन, इसकी एम्पलीट्यूड की बातें की जाएंगी। एम्पलीट्यूड में बस वही फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा दीजिए, आप इससे पढ़ी हैं। एम्पलीट्यूड में यदि हम r चाहे a से सपोज करते हैं, तो ये हम लोग a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा या cos b थीटा, हाँ पैरेललोग्राम में भी पढ़ा गया है, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इतना। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे है तो इट्स पीरियड तक कितना 90 डिग्री, कितना बनेगा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री की यहाँ पे वैल्यू आप पुट करिएगा तो सिंपल से क्या लिख सकते थे, a इक्वल टू आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड 2a, चलिए यहाँ पे b एंड cos 90 का 0 हो जाएगा, हाँ cos 90 का 0 हो जाएगा। जब 0 होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे पूरा फंक्शन में क्या आ जाएगा
0 हो जाएगा। तो वी गेट द सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स आपका पहला हो जाएगा, पहला हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा आप अधिक थोड़ा इसको आप कॉन्सेप्चुअल बेस पे देखते हैं तो आप सिंपल सा कहिए कि भाई ठीक है, हमें ये जानते हैं डिस्प्लेसमेंट में कि ए साइन यहाँ पर रखते हैं उसकी वैल्यू ओमेगा टी, यहाँ पे बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कॉस ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी एंड बी कॉस ओमेगा टी। तो जनरली आप यहाँ पे जब पुट कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे ये देखते हैं भाई चलो ठीक है इतना हो गया। तो अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि इसकी डिस्प्लेसमेंट से आगे बढ़ गए तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पे यहाँ पर ले लेते हैं कि ए और बी। तो ऐसे जनरली क्या कर रहे हैं कि ठीक है इसका इक्वेशन ले लिए और इस वाले इक्वेशन में हम लेके चले हैं साइन ओमेगा टी या प्लस कॉस ओमेगा टी, फेज डिफरेंस वाले में इसको लेके चले थे हम। ठीक है, जब फेज वाले डिफरेंस में तो यहाँ पे सिंपल से ये कर लेते थे भाई ठीक है आगे वाला नेक्स्ट जो भी मिलेगा प्लस यहाँ पे फाइव लिख लेते थे, तो ऐड कर लेते थे। तो वहाँ पे हमारा सिर्फ फेज डिफरेंस को देखते थे तो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी कर लेते थे, यानी क्या मिल आता था पाई आता था। तो जनरली जब पाई आता था तो पाई का यहाँ पर कितना हो जाता था 180 डिग्री, 180 डिग्री की। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ये क्या कर रहा है कि एक्साइटिंग है, एक्साइटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन पे 90 डिग्री 180 डिग्री है, तभी तो 190 इधर से और 90 इधर से, हाँ 180 डिग्री हो जा रहा है, 90 हियर एंड 90 हियर, 180 जा वही जो है 90 है कोई भी हम ला कर क्या कर दे रहे थे, कर दे रहे थे तो निकल जा रहा था। ठीक है, तो आप सिंपल सा ध्यान दीजिए। तो ये इतना डिटेल कोई जाने की आवश्यकता नहीं, बस सिंपल सा आपका क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है भैया, एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है एक्सेलरेशन में, तो एक्सेलरेशन के यहाँ पे सीधे फॉर्मूला लगा के वहाँ पे वैल्यू रख देना। अब यही पे दिखा देता है एक्साइटिंग एज द 30 डिग्री 45 डिग्री जितना डिग्री, तब यहाँ पे 30 डिग्री 45 डिग्री जितना था तो वहाँ पे हम सिंपल सा पुट करके फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल सा ऐसे कर लेते हैं, लेकिन वैसा कुछ कर नहीं रहा, सीधे कह रहा तो आपको ओवरऑल आपको ये थिंक करना पड़ेगा यार यहाँ पे दे ही नहीं रहा तो एक्साइटिंग हो रहा था, एक्साइटिंग होने पे नहीं, वो जो अपना रेस्ट कंडीशन में नहीं है, क्या वही हो रहा है रेस्ट कंडीशन में है नहीं। और जब रेस्ट कंडीशन में नहीं है तो सिंपल सा क्या पुट करेंगे 90 पुट करेंगे, 90 इधर का 90 इधर का। ठीक है, ओवरऑल यदि उसमें भी क्या होता 45 लेके चलते, जब उससे लेस देन होता तो ठीक है हाफ एक्साइटिंग रहता तो इतना पुट कर लेते, हाफ एक्साइटिंग यहाँ बोल देता ना 45 कर देता। ठीक, तो आई होप आपको समझा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे कराते